हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फाइन आर्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी, हेलेनिस्टिक और रोमन शैली की, जो कि शास्त्रीय कला के अंतर्गत आती हैं। ये जो शैलियाँ हैं, इनके क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे इन टॉपिक से उनमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनान में ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो यूनान में जो ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था वो हुआ था 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो यूनान में खेल स्टार्ट किए गए थे ओलंपिक खेल, ये 4 वर्षों के गैप में किए जाते थे, 4 वर्षों के अंतराल में किए जाते थे। और इनका जो उद्देश्य था, इन खेलों को आयोजित करने का उद्देश्य था कि जो यूनान वासी हैं उनको एक साथ एक दूसरे के साथ बांधे रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक यूनानी कला का स्तर कैसा था? जब यूनान में कला आरंभ हुई थी तो वहाँ पर इसका क्या लेवल था? तो उच्च, निम्न, सामान्य या कोई नहीं? तो जो यूनानी कला का स्तर था वो काफ़ी उच्च था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर जो कला और कलाकार थे उनका काफ़ी सम्मान किया जाता था, और कला का जो व्यवसाय था उसे काफ़ी अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, काफ़ी अच्छा माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी ईसा पूर्व के यूनान की कला के उदाहरण किस रूप में मिलते हैं? तो ये भित्ति चित्र, पुस्तक चित्र, पात्र या लघु चित्र? तो 11वीं शताब्दी में जो यूनान की कला के उदाहरण मिलते हैं तो वो मिलते हैं पात्र के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पात्र चित्रण की प्रथम ज्यामितीय शैली एथेंस में कब उत्पन्न हुई थी? ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि पात्र चित्रण की जो प्रथम ज्यामितीय शैली थी वो कहाँ उत्पन्न हुई थी? एथेंस में। और कब उत्पन्न हुई थी? तो ये हुई थी 1000 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, ये एथेंस में उत्पन्न हुई थी प्रथम ज्यामितीय शैली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईसा पूर्व के लगभग डाइपाइलन शैली के पात्र ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये कहाँ पर निर्मित हुए थे? तो ये हुए थे ओलंपिया, थानोस, माइसिनिया या एथेंस? तो ये हुए थे ऑप्शन डी, एथेंस में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में जो डाइपाइलन शैली के पात्र बने थे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, वो इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। और ये जो पात्र बनते थे ये करीब 5 फुट ऊंचे बनाए जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस में ज्योमेट्री शैली परिपक्व कब हुई? यानी ये हुई थी 750 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन संग्रहालय में रखी एक कांस्य प्रतिमा जो लगभग 700 ईसा पूर्व में बनी थी, ज्योमेट्रीय शैली की पूर्णता दर्शाती है। यह प्रतिमा किसकी है? यहाँ पर जो बोस्टन संग्रहालय में कांस्य की प्रतिमा रखी गई है जो कि बनी थी 700 ईसा पूर्व के लगभग, और ज्योमेट्रीय शैली में बनी थी। तो ये प्रतिमा है अपोलो की। देखिए, ये जो अपोलो की जो प्रतिमा है उसकी एक विशेषता है कि इसका मुख जो है, इसका मुंह जो था वो लंबा था, और इसका जो शरीर है वो त्रिभुज की शेप में बना हुआ था, और इसके जो नेत्र हैं वो काफ़ी विस्तृत, और जो गर्दन बनाई गई थी वो काफ़ी लंबी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सब इस प्रतिमा की विशेषताएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी कला में पात्रों के धरातल को काला रंगा जाने लगा था। तो जो यूनानी कला में जो पात्र बनाए जाते थे उनका जो बेस होता था, धरातल होता था, उनको काला रंग से उनको कोट किया जाने लगा था। तो वो कब किया जाने लगा था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में। ठीक है, ये जो धरातल थे इनको काला रंग इनके बेस पे किया जाता था, और ऊपर से जो चित्र बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे लाल रंग से। नेक्स्ट है, यूनानी कला में क्रांति का युग माने गए हैं। यूनानी कला में क्रांति का युग कौन सा माना गया है? तो ये माना गया था 5वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभिक वर्ष में।
तो ये 5वीं सदी का जो आरंभिक वर्ष था वो यूनान में क्रांति का युग माना गया था। ठीक है, इस युग में जो कलाकार थे उन्होंने अपने नए नए प्रयोग किए थे, उनमें नवीन नए ढंग से उन्होंने संतुलन लय और जो मूर्तियों वगैरह के गढ़ने की जो शैली थी उनको एक अलग ढंग से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायरन तथा पॉलीक्लिथ्स कौन थे? ये दोनों कौन थे? मूर्ति निर्माता, पात्र निर्माता, भवन निर्माता या सभी? तो ये जो मायरन और पॉलीक्लिथ्स थे ये थे मूर्ति निर्माता। ठीक है, ये यूनानी कला में श्रेष्ठ मूर्तिकार माने जाते थे और ये दोनों कांस्य माध्यम में कार्य करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी कला में सुदृढ़ और सुगठित शरीर की प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार किसे कहा जाता है? फिदियस, एक्टिनिस, पॉलीक्लिथ्स और पियोनियस। तो इनमें कौन था जो कि सुदृढ़ और सुगठित शरीर की प्रतिमाएं बनाता था? तो इसका राइट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीक्लिथ्स। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति है वो है भाला लिए हुए मल्ल की प्रतिमा। जो ये प्रतिमा है ये इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा मानी जाती है, बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिदियस द्वारा निर्मित जूस की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? जो फिदियस ने जूस की प्रतिमा का निर्माण किया था उसकी ऊंचाई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई थी 35 फुट। तो जूस की प्रतिमा है उसके कलाकार कौन थे? फिदियस, और इसकी ऊंचाई थी 35 फुट। इसके देखिए जो इसकी विशेषता है कि इसका जो अंदर का भाग था, इस प्रतिमा का जो अंदर का भाग था वो लकड़ी से बनाया गया था और इसके लकड़ी के भाग के ऊपर सुवर्ण, हाथीदांत और कांस्य की परतें चढ़ाकर उस पर कारीगरी की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है किस चित्रकार ने सबसे पहले सर्वप्रथम छाया प्रकाश का प्रयोग करके आकृतियों में गढ़शीलता का प्रभाव उत्पन्न किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपोलोडोरस जो थे उन्होंने सबसे पहले छाया प्रकाश का प्रयोग अपनी आकृतियों में किया था। ठीक है, देखिए इनके बारे में एक प्लूटोर्च थे, उन्होंने लिखा था कि अपोलोडोरस ही वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने यूनान में रंगों के विभिन्न बलों की खोज की थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में अपोलोडोरस के बारे में लिखा था प्लूटोर्च ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की विशालकाय प्रतिमा को अपने युग के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती थी, यह किस युग में निर्मित हुई थी? सूर्य की एक विशाल प्रतिमा थी जो कि अपने युग के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती थी, वो इनमें से किस युग में निर्मित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलेनिस्टिक जो युग था वहाँ उसमें इस सूर्य की प्रतिमा का निर्माण किया गया था। ये और इसने जो सूर्य की प्रतिमा थी उसका निर्माण किया था लिसिपस के एक शिष्य थे, उन्होंने ही इस प्रतिमा का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक युग का आरंभिक चित्रकार कौन था जो बाद में सिकंदर का दरबारी भी बना था? ठीक है, हेलेनिस्टिक युग का आरंभिक चित्रकार जो कि बाद में सिकंदर का दरबारी बना था, तो ये था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपिलीज जो था वो सिकंदर का बाद में दरबारी चित्रकार बना था। देखिए हेलेनिस्टिक जो युग था उसमें जितने भी चित्रकार हुए थे उनमें जो एपिलीज है इनका नाम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इनका मतलब जो सर्वोत्तम कलाकार थे उनमें से ये एक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक युग यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर द्वारा रचित ओडियस के वृत्तांत के आधार पर ओडिसी ही दृश्य चित्र अंकित किया गया था, इसका जो चित्रण है वो कब हुआ था? तो इसका जो चित्रण है वो हुआ था लगभग 50 ईसा पूर्व के। ये जो चित्र है रोम की एक पहाड़ी घर की, जो पहाड़ी पर एक घर की भित्ति पर ये अंकित किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 ईस्वी में रोमन भित्ति चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका उपयोग अनिवार्य रूप से किया गया था? प्रकृति, वस्तु, पशु या उद्यान। इनमें से किस चीज़ का प्रयोग रोमन भित्ति चित्रों की पृष्ठभूमि में कंपल्सरी रूप से, इनका जो अनिवार्य रूप से प्रयोग किया गया था? तो वो था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी वस्तु का प्रयोग इन्होंने अनिवार्य कर दिया था कि कोई भी चित्र बनाते समय रोमन शैली के जो चित्र बनेंगे, भित्ति चित्र बनेंगे, उनकी पृष्ठभूमि में किसी वस्तु का चित्र जरूर बनेगा। नेक्स्ट है, अफ्रोदिति का चित्र किसने अंकित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिलीज। ये ऑप्शन एक्चुअली दोनों एक साथ लिखे गए हैं, इसको आप कट कर दीजिएगा। तो इसका जो एफ्रोदिति का चित्र है वो किसने अंकित किया था? तो ये बनाया था एपिलीज ने। ठीक है, एपिलीज, ये जो चित्र है इसमें सौंदर्य की देवी थी एफ्रोदिति, उनको लहरों में से ऊपर निकलते हुए इनको दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरस्तु ने किसकी कला की आलोचना करते हुए लिखा कि उसके चित्रों में आकृतियों की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन नहीं हुआ? इनमें से किसके बारे में अरस्तु ने लिखा है, उनकी कला की आलोचना की है कि उनके चित्रों में जो है वो आकृतियों की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ज्यूकियस जो थे, ज्यूकियस, तो उनके बारे में अरस्तु ने इसमें लिखा गया है। जो ज्यूकियस था उनका सर्वाधिक जो प्रसिद्ध चित्र है वो था हेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने एक ओलंपिक धावक का ऐसा वास्तविक चित्र बनाए थे कि दर्शकों को उनमें रोमकूप, उसके जो रोमकूप थे उनमें से पसीना निकलता दिखाई देता है? तो ये किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये बनाया था, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। पेरिसियस जो चित्रकार थे उन्होंने एक धावक का चित्र बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के प्राचीन चित्रों में प्राकृतिक दृश्य चित्रण की एक शैली प्रचलित थी, इसे क्या कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तु दृश्य चित्रण शैली। रोम के जो प्राचीन चित्र थे उनकी जो शैली थी उसे कहा जाता था वास्तु दृश्य चित्रण शैली, क्योंकि इनमें जो चित्रों में जो प्राकृतिक दृश्य थे उनकी अपेक्षा यहाँ पर भवन, स्तंभ और जो परिप्रेक्ष्य थे वो इनमें ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक दृश्य चित्रण ना कहकर वास्तु दृश्य चित्रण शैली कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य की देवी ताइकी किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो ये क्वेश्चन, ये जो भाग्य की देवी ताइकी है, ये जो प्रसिद्ध चित्र ये बनाया था एपिलीज ने। उसके बाद नेक्स्ट है, फिदियस द्वारा बनाई गई एथीना की आकृति को रोमन लेखकों ने क्या कहा है? फिदियस ने एक जो आकृति बनाई थी एथीना की, उसे रोमन लेखकों ने क्या कहा है? तो उसे रोमन लेखकों ने आदर्शकारी आकृति की संज्ञा दी है, आदर्शकारी आकृति उन्होंने कहा है। ये जो प्रतिमा है वो मैराथन की विजय के प्रतीक के स्वरूप में लगाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सैंडोर और एफेसस। बाकी जो ये तीनों हैं वो इनका सही सुमेल है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ये रॉन्ग है। उसके बाद इनको आपस में सुमेलित करना है। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो विजयश्री की प्रतिमा है, ठीक है, विजयश्री की प्रतिमा और
और ये इनके युगों के नाम दिए हैं कि विजयश्री की प्रतिमा, अपोलो की कांस्य प्रतिमा, ज्यूस की प्रतिमा और ईसस का युद्ध, ये इनमें से किस किस युग में इनका बनाई गई थी या हुए थे। तो सबसे पहले है जो विजयश्री की प्रतिमा है वो हेलेनिस्टिक युग में बनाई गई थी। उसके बाद है सेकंड, अपोलो की जो कांस्य प्रतिमा है वो आरंभिक युग या यूनान युग। उसके बाद है ज्यूस की प्रतिमा जो कि शास्त्रीय युग, और जो ईसस का युद्ध हुआ था वो हुआ था रोमन कला में। तो ये थे हमारे शास्त्रीय कला शैली पर आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।